रात का समय था। हवेली के पुराने आंगन में सास फूल देवी और दादी सास प्रीता बैठी थीं। दोनों की चर्चा का विषय वही था, राजेश की शादी। फूल देवी ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, आजकल अच्छे संस्कार वाली बहू मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है प्रीता माँ। देखो ना, घर में प्रिया है, पर उसके नखरे तो आसमान छूते हैं। दादी सास ने ठंडी मुस्कान दी और बोली, हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। घर की इज्जत और रसोई की खुशबू बहू के हाथों से ही तो आती है। लेकिन आजकल की बहुएं बस मोबाइल और फैशन में खोई रहती हैं। इतने में ससुर विजय कमरे में आते हैं। मजबूत आवाज में बोले, मुझे तो कोई टेंशन नहीं। मेरा एक पुराना दोस्त है और उसकी बेटी विशाखा, वही इस घर की बहू बनेगी। वे लोग मेरे प्रस्ताव को कभी मना नहीं करेंगे। प्रीता और फूल देवी के चेहरे पर हल्की राहत की लकीर दौड़ गई। जल्दी ही रिश्ते की बात पक्की हुई और पूरे घर में उत्सव का माहौल छा गया। शहनाई बजी, रिश्तेदार आए और राजेश विशाखा की शादी पूरे रीति रिवाज से हो गई। शादी के दिन विशाखा जब दहलीज पार करके इस घर में पहली बार कदम रखती है, तो ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच उसने हल्की भौहें सिकोड़ ली। ये कैसी अजीब सी गंध आ रही है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन नई दुल्हन होने के नाते उसने उस ख्याल को झटक दिया। पहली रात तो रस्मों और हंसी मजाक में कट गई। लेकिन अगली सुबह जब पूरी हवेली अभी नींद में डूबी थी, विशाखा उठ चुकी थी। उसने रसोई का रुख किया। रसोई में कदम रखते ही वही रहस्यमय गंध और तेज हो गई। अलमारी से बर्तनों की खटपट की आवाज आई, मानो कोई छुप कर उन्हें हिला रहा हो। विशाखा ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए आटे का गोला गूंथा और चकले बेलन पर पराठे बेलने लगी। तवे पर छन छन की आवाज गूंजी और साथ ही उसने उपमा, शीरा और आलू टिक्कियां भी तैयार करनी शुरू की थी। लेकिन उसने बिना कुछ कहे सब नाश्ता थालियों में सजाया। कुछ ही देर में फूल देवी, दादी प्रीता, विजय और प्रिया आंगन में बैठ गए। विशाखा ने थालियां चुन के आगे रखी और हाथ जोड़कर बोली, जी नाश्ता तैयार है। विशाखा ने जैसे ही नाश्ता सबके सामने परोसा, सबकी नजरें उसकी थाली पर टिक गईं। पराठे, उपमा, शीरा और आलू टिक्की देखकर फूल देवी का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में थाली पर हाथ पटकते हुए कहा, ये सब किसने बनाने को कहा था? हमारे घर में तो सिर्फ फूल गोभी की सब्जी, फूल गोभी वाले पराठे, सैंडविच और फूल गोभी चावल ही बनते हैं। किसकी इजाजत से तुमने ये सब बनाया? दादी सास प्रीता ने ठंडी हंसी के साथ जोड़ा, बहुत बुरा बनाया है। यही है तुम्हारी आधुनिक परवरिश का नतीजा। जो मन आया वही बना लिया। घर के तौर तरीके तो सीखे ही नहीं। उनकी बात सुनकर विशाखा का गला रूंध गया। आंखों से आंसू छलकने लगे और वो बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में लौट आई। रसोई में आकर वह आटे के पास बैठ गई। आंचल से आंसू पोंछते हुए बुदबुदाई, क्या इतना भी गलत कर दिया मैंने? सबके लिए प्यार से बनाया था। इतने में जेठानी प्रिया धीरे से अंदर आई। उसने चारों ओर नजर घुमाई कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर विशाखा के पास बैठकर बोली, देखो मत रो, ये घर आसान नहीं है। सास और दादी सास बहुत सख्त हैं। तुम्हें धीरे धीरे उनके तरीके सीखने होंगे। हिम्मत मत हारो। विशाखा ने डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखा, पर मैं कैसे? हर बार गलती ही हो जाती है। प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कब क्या बनाना है, लेकिन अभी मैं ज्यादा मदद करूंगी तो मुझ पर भी इल्जाम लग जाएगा। तुम मजबूत बनो। इतना कहकर प्रिया वहां से चली गई। विशाखा ने गहरी सांस ली, आंसुओं को दबाया और दोबारा आटा गूंथने लगी। उसने फूल गोभी की सब्जी, पराठे और चावल वैसे ही बनाए जैसे घर की परंपरा थी। कुछ देर बाद वह फिर से आंगन में पहुंची और सबके सामने थालियां हम रख दी। फूल देवी ने पराठे का पहला निवाला लिया और तुरंत भौहें चढ़ा ली। अरे, ये पराठे इतने सख्त क्यों हैं? बेलना नहीं आता तुम्हें? दादी प्रीता ने भी तंज कसते हुए कहा। देखा, यही होती है नई पीढ़ी की परवरिश। न ढंग से बेलना आता है, न पकाना। ससुर विजय ने चुपचाप खाना खाया, मगर चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। विशाखा ने चुपचाप सबके सामने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं। किसी ने उसके परिश्रम की कद्र नहीं की। खाना खत्म होते ही
वह सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। दिल भारी था। क्यों हर बार मैं ही गलत ठहराई जाती हूँ? क्या कभी मुझे स्वीकार करेंगे? दिन यूं ही बीतने लगे। हर सुबह वही सिलसिला। विशाखा मेहनत से खाना बनाती, पर फूल देवी और दादी सास को उसमें कोई ना कोई गलती मिल ही जाती। ताने, डांट और अपमान उसके हिस्से में रोज आते। कमरे की सुबह का समय था। रसोई से बर्तनों की खटपट की आवाज आ रही थी। विशाखा रोज की तरह फूल गोभी काट रही थी। हर दिन यही काम। फूल गोभी की सब्जी, फूल गोभी पराठे, फूल गोभी चावल। लेकिन आज उसकी उंगली अचानक चाकू से कट गई। खून टपकने लगा। उसने दर्द से सिसकारी ली, पर आंचल से खून पहुंचते हुए फिर काम में लग गई। आंगन से ही दादी सास प्रीता की आवाज आई। क्या हुआ बहू? आवाज तो आई थी, या फिर बस काम टालने का बहाना है? कुछ ही देर में सास फूल देवी भी आ गई। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, ये सब नाटक हमारे सामने मत करो। जरा सी चोट पर रोने लगोगी तो घर कैसे चलाओगी? विशाखा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी जल्दी मसाले डालकर खाना बनाने लगी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जल्दी से सब्जी और पराठे बना दिए और सबके सामने परोस दिए। सबने खाना शुरू किया। पहली ही बाइट लेते ही फूल देवी की आंखें लाल हो गईं। अरे ये क्या बना दिया? सब इतना तीखा क्यों है? मुंह जल रहा है। प्रीता दादी ने भी चिल्लाकर कहा, ये सब जानबूझकर किया है क्या? तुम्हारी परवरिश ही ऐसी है। ढंग से पकाना कभी सीखा ही नहीं। विशाखा की आंखों से आंसू बह निकले। उसका धैर्य टूट गया। वह कांपती आवाज में बोली, बस बहुत हो गया। हर दिन मैं सुबह से रात तक मेहनत करती हूँ। रोज वही फूल गोभी काट काट कर हाथ तक कट गया मेरा। लेकिन किसी को परवाह नहीं, न मेरे दर्द की न मेरी मेहनत की, बस डांट और ताने। सारा आंगन सन्नाटे में डूब गया। उसी समय देवरानी भी वहां आ गई। उसने विशाखा का हाथ थाम लिया और बोली, दीदी सही कह रही है। हम दोनों अब ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जब हमारी कदर ही नहीं तो रहने का क्या मतलब? ये सुनते ही विजय ने गहरी सांस ली। फूल देवी और दादी प्रीता के चेहरे उतर गए। सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा। फूल देवी ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बहू, हमें माफ कर दो। हमसे गलती हो गई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे ऊपर कितना बोझ डाल रहे हैं। दादी प्रीता ने भी सिर झुकाकर कहा, आपसे जो तुम्हारा मन करे वही बनाओ। घर में रोज नई चीज बनेगी, हम सब मिलकर खाएंगे।